Welcome to Nexa Fiction Channel. The Poison Queen Reborn as a Princess. चैप्टर 1 राजकुमारी या जहर की रानी। एक लड़की एक लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। चारों तरफ कांच की बोतलें, अजीबोगरीब लिक्विड और दवाइयां रखी हुई थी। वह बहुत ध्यान से अपना काम कर रही थी। तभी अचानक उसका हाथ लगने से एक केमिकल गिर गया। वह केमिकल दूसरे लिक्विड के साथ मिलते ही बुरी तरह उबलने लगा। इससे पहले कि वह लड़की कुछ समझ पाती या पीछे हटती, उस लैब में अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पूरी लैब की दीवारें हिल गईं। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। देखते ही देखते चारों तरफ आग लग गई। काले धुएं और आग की लपटों ने पूरी जगह को घेर लिया। वहीं वह लड़की जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर गई। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। वह हिलने की हालत में भी नहीं थी। आग की लपटें उसके बिल्कुल करीब आ रही थी। वह अपनी धुंधली हो चुकी आंखों से अपने सामने का नजारा देख रही थी। उसे साफ लग रहा था कि अब उसकी लाइफ का एंड हो चुका है। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में, जो देखने में पुराने जमाने का लग रहा था, एक हल्की सी हलचल हुई। वह कमरा आधुनिक दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी दीवारें पत्थर की बनी थी। उसमें रखा सामान भी काफी पुराना था। कोने में एक लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी और दीवारों पर अजीब से पुराने चिराग जल रहे थे। उस कमरे के एक साधारण से बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसकी उम्र देखने में मुश्किल से 15 साल के करीब होगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। उसे अपनी छाती पर एक बहुत भारी वजन महसूस हो रहा था। वह झटके से उठकर बैठ गई। इस वक्त उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका दिल सीने के भीतर किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। उसने अपनी उन गहरी आंखों को बड़ा किया और अपने आसपास नजरें घुमाकर देखा कि वह इस वक्त कहाँ है। वहां का पुराना माहौल, वह पत्थर की दीवारें और वह अजीब सा बिस्तर देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। उस लड़के ने खुद से कहा, क्या मैं उस ब्लास्ट में मर नहीं गई थी? अगर मैं जिंदा हूँ, तो मैं इस वक्त कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? वह यही सब बातें अपने दिमाग में सोच रही थी कि अचानक उसके सिर में एक बहुत ही भयानक और तेज दर्द हुआ। वह दर्द इतना जबरदस्त था मानो कोई उसके दिमाग की नसों को खींच रहा हो। उस अचानक हुए दर्द की वजह से उसके मुंह से एक बहुत तेज चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका हाथ अपने आप उसके सिर पर चला गया और उसने अपने दोनों हाथों से कसकर अपने सिर को पकड़ लिया। लेकिन वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद वह बिस्तर पर दोबारा गिर गई और बेहोश हो गई। अगली सुबह कमरे के झरोखे से सूरज की पहली किरण अंदर आ रही थी। वही लड़की आज एक बड़े से पुराने शीशे के सामने बैठी हुई थी। वह बिल्कुल शांत मुद्रा में शीशे में अपने खुद के अक्स को बहुत ही ध्यान से निहार रही थी। यह लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा बिल्कुल गोल था। उसकी रंगत दूध जैसी सफेद थी और उसके होंठ कुदरती रूप से हल्के गुलाबी थे। उसकी आंखें इतनी गहरी और जादुई थी कि अगर इसे एक बार कोई देख ले तो वह पागलों की तरह इसे पाने की कोशिश करे। उसकी सुंदरता ऐसी थी जो किसी भी बड़े देश के राजा को हिलाकर रख दे। वह बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। वह लड़की शीशे में खुद को निहार ही रही थी। तभी वह अपने दिमाग पर जोर देकर सब कुछ याद करने लगी। असल में वह इस पुरानी दुनिया की कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह अपनी पिछली मॉडर्न दुनिया में एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थी।
वह इतनी ज्यादा जीनियस डॉक्टर मानी जाती थी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी और असाध्य बीमारी का इलाज वह चुटकियों में कर देती थी। मेडिकल जगत में सभी उसे एक जीनियस मानती थी। एक दिन अपनी सीक्रेट लैब में एक बहुत ही रेयर मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करते वक्त उसका हाथ अचानक एक गलत केमिकल से छू गया था, जिसकी वजह से उसकी लैब में अचानक ब्लास्ट हुआ और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन भगवान ने उसे मरने नहीं दिया। उसकी आत्मा उस ब्लास्ट से निकलकर सीधे इस दूसरी लड़की की बॉडी के अंदर आ गई थी। वह इस वक्त 16वीं सदी के एक राजघराने की लड़की के शरीर में आ चुकी थी। वह इस नई दुनिया के नियमों को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस पुनर्जन्म का एक बहुत ही कड़वा सच भी था। और इससे भी बुरा यह था कि वह यहाँ के एक बहुत बड़े राज्य की प्रिंसेस के रूप में पैदा हुई थी, जिसका नाम अद्विका अय्यावार्त था। अद्विका का अतीत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और आंसुओं से भरा था। इस राज्य के सभी लोग उसे एक बेहद मनहूस लड़की मानते थे। इसके पीछे की वजह यह थी कि जैसे ही अद्विका का जन्म हुआ था, उसकी सगी माँ की मौत हो गई थी। माँ के मरते ही राज्य के लोगों ने उसे अपनी फूटी किस्मत का जिम्मेदार मान लिया। राजा ने भी गुस्से में आकर उसे मनहूस कहा और महल के एक बहुत ही दूर, सुनसान और अनजान आंगन के टूटे हुए कमरे में अकेला छोड़ दिया। उसके बाद पूरे 15 सालों तक इस राज्य में किसी ने भी उस अद्विका पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। वह अनाथों की तरह उस टूटे कमरे में बड़ी हुई। अगर लोग उस पर ध्यान ना देते तो भी ठीक था, वह शांत जी लेती। लेकिन समय समय पर उसके सौतेले भाई बहन उस दूर आंगन में आते थे और उसे बहुत ही गंदे तरीके से परेशान करते थे, उसके कपड़े फाड़ देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि महल के मामूली नौकर तक उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करते थे, वे उसे बासी खाना देते थे। अद्विका की यादों से उसे पता चला कि कुछ सालों के बाद कुछ बेहद खौफनाक घटनाओं की वजह से इस अद्विका को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था। उसकी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। लेकिन भगवान ने असली अद्विका को एक और मौका दिया था, उसे दोबारा जीने का, अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों और तकलीफों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मिले दर्द और यातनाओं ने अद्विका के मन को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे विश्वास ही नहीं था कि वह अपनी फूटी किस्मत को कभी बदल सकती है। उसे डर था कि अगर वह दोबारा जीने लगी तो आने वाले समय में उसे फिर वही यातनाएं, वही अपमान और वही दर्द सहना पड़ेगा, जिनसे वह अपनी पिछली जिंदगी में गुजर चुकी थी। भगवान ने उसे जीने का एक और मौका दिया था, लेकिन अद्विका ने उस मौके को स्वीकार करने के बजाय अपनी आने वाली जिंदगी में मिलने वाली तकलीफों से बचने का रास्ता चुना। उसने सोचा कि आने वाले समय में फिर से वही दर्दनाक जिंदगी जीने और उन भयानक यातनाओं को सहने से कहीं बेहतर है कि वह अभी अपनी जिंदगी ही खत्म कर दे। इसी डर और निराशा के कारण कल रात असली अद्विका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। और उसकी मौत के ठीक बाद इस शरीर में उस आधुनिक दुनिया की डॉक्टर लड़की की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था। सारे पास्ट की यादों को अपने दिमाग में खंगालते हुए धीरे धीरे उस लड़की के उन गुलाबी होठों पर एक बहुत ही भयानक और डरावनी डेविल स्माइल आ गई। उसकी आंखों की वो मासूमियत एक सेकंड में गायब हो गई और उनकी जगह एक खूंखार कड़ापन लौट आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने उस बेहद खूबसूरत चेहरे की त्वचा को छुआ और शीशे में देखते हुए बहुत ही कड़क, ठंडी आवाज में कहा, तो अब से मैं ही हूँ अद्विका। उसने अपनी उंगलियों को शीशे पर कसा और आगे बुदबुदाई, अब से मैं भी देखती हूँ कि इस पूरे राज्य के भीतर किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होती है जो मेरी इस लाइफ में आकर मुझे परेशान करता है। और अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की जरा सी भी कोशिश की
तो मैं उसका ऐसा खौफनाक हाल करूंगी कि उसकी पूरी नस्ल कांप उठेगी। यह सोचते ही उसके होठों की वह डेविल स्माइल और ज्यादा गहरी हो गई। वह अपनी पिछली लाइफ में सिर्फ एक साधारण डॉक्टर नहीं थी जो लोगों की जान बचाती थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में उसे लोग खौफ के साथ पॉइजन क्वीन के नाम से जानते थे। वह अपने हाथों से एक ऐसा खतरनाक और जानलेवा जहर बनाती थी जिससे किसी भी बड़े से बड़े इंसान को पल भर में हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस जहर के शरीर में जाने के बाद सामने वाले इंसान के डॉक्टरों को भी मौत की असली वजह का कभी पता नहीं चलता था। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया किंग उसका नाम सुनकर खौफ खाते थे। वह अब बिस्तर पर सीधे बैठ गई और बहुत ही गहराई से सोचने लगी कि उसे आगे इस नई दुनिया में क्या करना है। वह उस पुरानी अद्विका की तरह कोई कमजोर, लाचार और रोने वाली राजकुमारी बिल्कुल नहीं थी। वह अंदर से एक शेरनी थी। वह एक असली क्वीन थी और भगवान ने उसे जो यह नई लाइफ दी थी, इस लाइफ में भी वह बहुत जल्द अपनी ताकत के दम पर एक शक्तिशाली क्वीन ही बनेगी। उसने अपनी नजरों को कमरे के दरवाजे की तरफ घुमाया और अपने होठों पर वही खूंखार डेविल स्माइल बिखेर दी जो उसके आने वाले खौफनाक कारनामों और इस राज्य में आने वाले बहुत बड़े विनाशकारी तूफान को साफ साफ दर्शा रही थी। अब इस राजवंश के बंद दरवाजों के पीछे प्रतिशोध का एक ऐसा नया इतिहास लिखा जाने वाला था जिसके सामने इस पूरी 16वीं सदी के बड़े बड़े राजाओं के मुकुट मिट्टी में मिलने वाले थे। If you like this novel, please like, subscribe and comment about your thoughts. The Poison Queen Reborn as a Princess. चैप्टर 2 कमजोर राजकुमारी की पहली चाल। अद्विका अपनी सीट से उठी। उसने उस कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। वह कमरा वाकई बहुत पुराना और जर्जर था। कहने को तो असली अद्विका इस पूरे देश की राजकुमारी थी, लेकिन उसके साथ महल में बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। उसे कोई प्यार नहीं करता था, इसीलिए उसे रहने के लिए महल का यह सबसे बेकार और टूटा-फूटा हिस्सा दिया गया था। इस कमरे में एक पुराना बेड, एक लकड़ी की अलमारी और कुछ टूटे-फूटे सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। अद्विका ने अपने पहने हुए कपड़ों को देखा। वे कपड़े किसी भी तरह से किसी राजकुमारी के कपड़ों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वे कपड़े बेहद पुराने हो चुके थे और जगह-जगह से घिस गए थे। उन्हें देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि इन कपड़ों को कितनी बार पहना गया है। अद्विका अब शांत होकर सोचने लगी कि उसे आगे क्या करना है। उसके पास ओरिजिनल अद्विका के पिछले जीवन की सारी यादें मौजूद थी। उन यादों की मदद से वह यह बहुत आसानी से बता सकती थी कि आगे इस महल में क्या होने वाला है। उसने उन सभी यादों को अपने दिमाग में एक-एक करके याद किया। वे सारी यादें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और आंसुओं से भरी थी। अद्विका ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे उन सब गद्दारों से अपना बदला लेने से पहले खुद को अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल और मजबूत करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक और बात आई। उसने सोचा कि यह तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि इस राज्य में इस लड़की को कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि महल का कोई नौकर भी दिन में इस तरफ चक्कर काटने नहीं आता। इस पूरे सुनसान हिस्से में कोई आता जाता नहीं था। अद्विका ने मुस्कुराते हुए सोचा कि इस अकेलेपन की वजह से उसे अपने गुप्त काम करने में बहुत आसानी होगी। उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह उठकर अलमारी के पास गई। उसने अलमारी का पुराना दरवाजा खोला और उसके भीतर कोई सही कपड़े ढूंढने लगी। वह जानती थी कि उसे सबसे पहले इस महल से बाहर जाना होगा। बाहर जाकर उसे कुछ पैसे कमाने होंगे। अगर उसने जल्द ही पैसों का इंतजाम नहीं किया तो वह इस टूटे कमरे में भूखी ही मर जाएगी।
अलमारी खंगालते वक्त उसके हाथ काले रंग के कुछ कड़क कपड़े लगे। वे कपड़े इस शरीर की मूल मालकिन के बड़े भाई के थे। उसका वह बड़ा भाई इस वक्त इस महल में मौजूद नहीं था। वह कहाँ गया था और उसके अतीत का क्या राज था, इसके बारे में हम कहानी में आगे बहुत गहराई से जानेंगे। अद्विका ने बिना समय गंवाए उन काले कपड़ों को निकाला और अपने बदन पर पहन लिया। चूंकि वे कपड़े एक लड़के के थे, इसलिए वे अद्विका के इस छोटे से शरीर पर काफी बड़े लग रहे थे। लेकिन इस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने पास रखा एक बड़ा सा रुमाल उठाया और उससे अपने पूरे चेहरे को बहुत अच्छे से छुपा लिया, ताकि बाहर जाते वक्त उसका चेहरा कोई भी पहचान न सके। अब उस नकाब के पीछे से सिर्फ और सिर्फ उसकी वे गहरी हरी आंखें ही बाहर की तरफ नजर आ रही थी। उन हरी आंखों के भीतर इस समय एक असली क्वीन जैसा गजब का रौब और रुतबा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके आसपास का ऑरा इस समय इतना ज्यादा ठंडा और कड़क हो चुका था कि कोई भी मामूली इंसान उसे देख ले तो वह डर के मारे उसके सामने अपना सिर झुकाने पर मजबूर हो जाए। वह दबे कदमों से चलती हुई अपने कमरे से बाहर आई। बाहर सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। यह महल का वो सुनसान कोना था जहां दूर दूर तक कोई भी पहरेदार या गार्ड पहरा देने के लिए मौजूद नहीं रहता था। सुरक्षा के नाम पर यहाँ सिर्फ सुबह और रात के वक्त एक मामूली नौकर आता था, जो अद्विका को खाने के लिए देकर चला जाता था। वह खाना भी अक्सर ऐसा होता था जो किसी भी तरह से खाने के लायक बिल्कुल नहीं होता था। अद्विका यह सब सोचकर अंदर से बहुत हैरान थी कि इस शरीर की रियल ओनर आखिरकार पिछले 15 सालों से इन बदतर हालातों के बीच जिंदा कैसे बची रही होगी। उसने अपनी पैनी नजरों से चारों तरफ का जायजा लिया। इस वक्त वहां आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। वह बहुत ही फुर्ती से आगे बढ़ी और सामने बनी महल की एक पुरानी दीवार पर चढ़ गई। भले ही इस समय अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से असली अद्विका की यह बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन अब इस शरीर के भीतर जो आत्मा आई थी वह बहुत शातिर थी। उसने अपनी पिछली मॉडर्न लाइफ में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए बहुत ही कड़ा मार्शल आर्ट्स भी सीख रखा था। वह अपने शरीर को लचीला बनाना बहुत अच्छे से जानती थी। इसी हुनर के दम पर वह बहुत ही आसानी से बिना कोई आवाज किए उस दीवार के ऊपर चढ़ गई। वह पूरे महल के कोनों से छुपते छुपाते हुए बहुत ही चालाकी से मुख्य महल के पहरेदारों की नजरों से बचकर बाहर निकल गई। रास्ते में उसे एक भी पहरेदार बिल्कुल नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह यह थी कि महल के इस जर्जर हिस्से की तरफ ज्यादा गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा की कोई खास जरूरत बड़े राजा को महसूस नहीं होती थी। और साथ ही यह महल से बाहर जाने का कोई मुख्य रास्ता बिल्कुल नहीं था। यह तो महल के पीछे की एक बहुत ही पुरानी टूटी हुई दीवार का एक बहुत ही छोटा सा कोना था, जहां दीवार के पत्थरों के बीच एक छोटा सा छेद बना हुआ था। उस संकरे छेद से कोई भी बड़ा या मजबूत आदमी बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता था। लेकिन अद्विका इस समय महज 15 साल की एक छोटी बच्ची थी और सही खाना ना मिलने की वजह से उसका शरीर जरूरत से ज्यादा पतला और कमजोर था। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह बहुत ही आसानी से उस छोटे से छेद के रास्ते रेंगती हुई महल की सीमा से पूरी तरह बाहर निकल गई। महल से बाहर आते ही उसने एक राहत की सांस ली। वह बिना रुके सीधे तेज कदमों से चलती हुई शहर के मुख्य बाजार की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर के सफर के बाद वह बाजार में बनी एक बहुत बड़ी और पुरानी मेडिकल शॉप के सामने आकर रुक गई। वह सीधे दुकान के भीतर दाखिल हुई। उसने अपनी पॉकेट के भीतर हाथ डाला। ओरिजिनल अद्विका ने पिछले 15 सालों के भीतर जोड़कर बहुत ही मुश्किल से कुछ पैसे बचाकर रखे थे।
वे पैसे कुल मिलाकर महज 2 सिल्वर टाइल्स ही थे। इस आदिम दुनिया के नियमों के मुताबिक वह 2 चांदी के सिक्के उस समय के किसी भी एक बेहद साधारण और गरीब परिवार का पूरे 1 महीने का कुल राशन और खर्च उठाने के लिए काफी होते थे। लेकिन अद्विका राजवंश के लिए यह महज 2 सिक्के उसकी पूरी 15 साल की जिंदगी की इकलौती जमा पूंजी थी। इस सच से कोई भी बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि वह राजकुमारी इस आलीशान महल के भीतर कितनी ज्यादा गरीब और लाचार बनकर जी रही थी। उसे कभी भी महल की बाकी राजकुमारी या राजकुमारों की तरह कोई मंथली अलाउंस राजा की तरफ से बिल्कुल नहीं मिलता था। उसे सब भूल चुके थे। अद्विका ने अपनी मुट्ठी खोली। उसने उन दोनों चांदी के सिक्कों को सीधे उस मेडिकल शॉप के बूढ़े ओनर के सामने टेबल पर रख दिया। उसने अपनी हरी आंखों को कड़ा किया। इस वक्त उसने चूंकि एक लड़के के बड़े कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसने अपनी हुनर का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आवाज की टोन को पूरी तरह से बदलकर एक कड़क लड़के की आवाज बना लिया। उसने उस बूढ़े दुकानदार की आंखों में देखा और अपनी बदली हुई भारी आवाज में सीधे शब्दों में कुछ बहुत ही रेयर और सीक्रेट जड़ी बूटियों के नाम लिए और उन्हें तुरंत बाहर निकालने का हुक्म दिया। अद्विका के इस कड़क लड़के वाले लिबास और उसकी इस भारी आवाज को सुनकर उस बूढ़े दुकानदार के दिमाग के भीतर जरा सा भी कोई शक बिल्कुल नहीं हुआ। उसने अद्विका को एक रईस घराने का कोई कड़क लड़का ही समझा। उसने बहुत ही अदब के साथ सिर झुकाया, काउंटर के पीछे गया और अद्विका की मांगी हुई उन सभी कीमती जड़ी बूटियों को निकालकर उसके सामने रख दिया। बिल्कुल। एगा द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस का चैप्टर एपिसोड यूट्यूब पर एंड हो रहा है, तो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ये मैसेज यूज कर सकती हो। नॉवल एंड मैसेज। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अद्विका की नई जिंदगी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उसकी असली कहानी अभी बाकी है। क्या वह इस दुनिया में अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर पाएगी? क्या वह अपने साथ हुए हर अत्याचार का बदला ले पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार अद्विका अपनी किस्मत खुद लिख पाएगी? अगर आपको द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस की कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फेवरेट मोमेंट और अगली कहानी में आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अद्विका की कहानी का अगला अध्याय जल्द ही आपके सामने होगा। तब तक जुड़े रहिए नेक्सा फिक्शन के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Keep supporting, keep loving.